बताइए कल कुछ पल्ले पड़ा? क्या पड़ा? समष्टि क्या होता है? बिना बुक देखे, बिना कॉपी देखे, माइक्रो। चलिए ये 3 तिकड़ी बताएं। क्या कौन सा यहाँ संसद भवन की कौन सी चर्चा हो रही है? किसी बजट सत्र पर? क्या है? बजट सत्र चल भी रहा है। क्या उन्हें तेज बोला था? मेरे कान ठीक हो गए, ठीक है। समष्टि क्या होता है बताइए? सारा आप बताएं। हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल कौन कौन से उसमें होंगे? मैंने बताया, आप बताया था। इंटरनेशनल। चलिए आप बताएं, आप इधर बताएं। अश्विन जी आप क्या कंसीडर हो? हाँ, क्या कंसीडर हो? मतलब सिंपल सी बात है, क्या क्या अध्ययन किया जाता है आप बताओ। जीडीपी और राजकोषीय नीति, आर्थिक समृद्धि, बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, सही, बेरोजगारी, ये सब सारा चीज जो व्यापक स्तर पे जो होता है वो किसमें अध्ययन करते हैं? सॉरी, हाँ, समष्टि में। और व्यष्टि में क्या होता है? एरिया से क्या होता है? दोनों बहुत अंतर है, बस ए और आई का अंतर है, ए और आई। और व्यष्टि के लिए सिंपल सा एग्जाम्पल बताए थे, अपने आप को रख के देखिए, वहाँ किसी इकाई पर अध्ययन किया जाता है। तो जैसे क्या क्या है आप लोग आए नहीं, आप बताइए। हाँ, इन सब सारी चीज़ों का जो इनकम होता है वह जो है किसके तहत किया जाता है? माइक्रो के तहत। किसके तहत? माइक्रो के तहत। ठीक है, तो थोड़ा सा सिलेबस के बारे में जान लेते हैं। अगर ये ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। आप लोग जो इसमें ओवरऑल पूरा रिसर्च है, रिसर्च कहने का मतलब है कि प्रीलिम्स में कितने कितने क्वेश्चन किस किस टॉपिक से बने हैं, ठीक है। तो मेरा उद्देश्य यही रहता है पढ़ाने के पहले कि कम से कम आपको टॉपिक के बारे में पता हो कि कौन सा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है और कौन सा नहीं है। पता चले कि आप एक ही एनर्जी के साथ सारे टॉपिक पे एफर्ट लगा रहे हैं। तो एफर्ट वहाँ पे लगाइए जहाँ इम्पॉर्टेंट ज़्यादा हो। जैसे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक यूपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों के लिए एग्रीकल्चर होता है। कौन सा होता है? एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है। एग्रीकल्चर सेक्टर, देखिए एग्रीकल्चर में टोटल जो है टोटल 23 क्वेश्चन लिखा है। लिख लीजिए या तो फिर हम भेज देंगे, जैसा आप लोगों का मन हो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? एग्रीकल्चर। अच्छा, एक बात ध्यान दीजिएगा, खास बात यह है कि कृषि से यह एक कॉमन टॉपिक है। कॉमन टॉपिक मतलब क्या होता है? कौन बताएगा? यह एक ऐसा टॉपिक है जो कॉमन है। ये अर्थव्यवस्था में भी पढ़ते हैं, ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, और कहाँ पढ़ते हैं? हिस्ट्री में थोड़ा पढ़ते हैं, और इन्वायरमेंट में पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हैं? इन्वायरमेंट। तो अगर आप लोगों को पढ़ने का तरीका बता रहे हैं, जैसे आप किसी टॉपिक को पढ़िए ना, अभी तक तो मैं यूपी सोशल पढ़ा रहा था तो वहाँ उसका ज़्यादा रिलेवेंट नहीं। जब आप टॉपिक पढ़िए, ठीक है, टॉपिक पढ़ने के पहले देख लीजिए ये किस किस सब्जेक्ट में यूज हो रहा है, ठीक, और उसका दायरा बढ़ा के पढ़िए। जैसे मान लीजिए एग्रीकल्चर आप पढ़ रहे हैं, तो उसी साथ जो है यहाँ पे जो है अर्थशास्त्र का भी पढ़ लीजिए, भूगोल का भी पढ़ लीजिए, और उसके बाद इतिहास का और पर्यावरण। इससे क्या होगा कि एक साथ आपके सारे सब्जेक्ट का टॉपिक क्लियर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? पढ़ने का तरीका समझ रहे हो कि नहीं? इससे क्या होगा कि कम मेहनत में आपका आउटपुट ज़्यादा निकलेगा। कम मेहनत में आपको हर जगह अलग अलग चीज़ें नहीं पढ़ना पड़ेगा। जैसे पता चले आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो ज्योग्राफी के लिए फिर से अलग से एग्रीकल्चर पढ़ें, हिस्ट्री पढ़ें अलग से पढ़ें, ठीक है।
या एनवायरनमेंट पढ़ रहे हैं अलग से पढ़ें, या फिर इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं अलग से पढ़ें। जब एक बार आप पढ़ेंगे तो उसको क्या करेंगे, कोई बात नहीं, नहीं अभी रोने लगेगा, उसको डांटिए नहीं। तो क्या है कि तो कहने का मतलब ये है कि जैसे जब जो टॉपिक पढ़िए पहले आप सिलेबस कितने लोगों को याद है, किसी को याद है? अच्छा पेपर कितने हैं ये बताओ, पेपर कितने हैं, पेपर कितने होते हैं, कौन कौन सा, कौन कौन सा? ये आप बताइए, सारे आप बताएं, आप बताइए, मैं आप ही से पूछ रहा हूँ, आप बताइए। अरे मैं आपका नाम भूल जा रहा हूँ, फिर से बता दें, तेज बोलो, यहाँ तक आवाज़ है, पंखा चल रहा बहुत तेज। रचना, आपका रचना नाम बता, अर्चना ना, रचना, आपसे आगे आप नाम आप बताइए कितने पेपर होते हैं? यशस्वी जी आप बताएं। यूपीएससी का नहीं, शुरू से बताइए, यूपीएससी का बताओ कि फर्स्ट पेपर में कौन कौन से, आज इसके बाद क्लास नहीं है, टेंशन मत लीजिए, ठीक है? तो दिन थाम के बैठिए और एंजॉय करिए, खाने का प्रबंध जल्दी हो जाए। कौन कौन सा पेपर है? फर्स्ट पेपर में क्या क्या आता है? अच्छा इकोनॉमिक्स किस सब्जेक्ट में, कौन से पेपर में इतना होता है? इसके साथ इसका भाई कौन है? एक तो डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है, ये सब सारा चीज इसमें आता है थर्ड पेपर, ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका एग्रीकल्चर है, और एग्रीकल्चर से हर साल, और ये एक बात ध्यान दीजिएगा, ये विगत 10 वर्षों का है, विगत मतलब ये नहीं कि एक ही साल में 10 क्वेश्चन आया है, 23 क्वेश्चन आए हैं, इतना आपके दिमाग में है कि पिछले 10 साल की पेपर का रिसर्च है कि जो है पिछले 10 साल में एग्रीकल्चर से 23 क्वेश्चन बना है। अब आप सोच लो कि कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दूसरे नंबर पे कौन है? दूसरे नंबर पे देखिए, दूसरे नंबर पे है राजकोषीय नीति। दूसरे नंबर पे है राजकोषीय नीति, ठीक है। कितने क्वेश्चन बने हैं? 20 क्वेश्चन। कितने बने हैं? अच्छा ये कॉमन टॉपिक नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये आपको सिर्फ और सिर्फ कोर इकोनॉमिक्स में पढ़ने को मिलेगा। कहाँ पढ़ने मिलेगा? सिर्फ इकोनॉमिक्स में। और कहीं राजकोषीय नीति पढ़ने मिलता है? कहाँ मिलता है? कहीं मिलता है? थोड़ा बहुत इसका जिक्र जो है अगर क्वालिटी में मिल जाएगा तो मिल जाएगा, क्वालिटी में, बाकी जगह इसका जिक्र नहीं, ठीक है। तो दूसरे नंबर पे अगर देख लीजिए तो सबसे ज्यादा क्या है? राजकोषीय नीति। और एक बात और बता, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है पेपर है, क्या है? पेपर और करंट अफेयर। पेपर और करंट अफेयर से ज्यादा तेज तो आवाज नहीं, पेपर और करंट अफेयर से टोटल 42 क्वेश्चन आए हुए हैं। कितने? 42 क्वेश्चन पिछले 10 सालों में। पिछले 10 सालों में यूपीएससी पेपर से जो है लगभग गया, न्यूज़पेपर और करंट अफेयर मिला के, न्यूज़पेपर और करंट अफेयर मिला के उससे टोटल जो है 42 क्वेश्चन बने हुए हैं, ठीक है। ये फालतू का टाइम जा रहा है, आप लोगों को फायदा ही मिलेगा, ठीक है। आपको कम से कम ये माइंडसेट रहे कि हमको कहाँ एफर्ट करना है। अब मैं जो सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ उसके बारे में आपको कह सकता हूँ, बाकी सब्जेक्ट का वो सारे सर लोग हैं वो लोग जानते हैं। तो दूसरे पे अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कितने लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते। द हिंदू किसी लोग, कोई लोग पढ़ते हो? देखो एक बात बताएं, पेपर पढ़ने का तरीका होता है, जरूरी नहीं कि आपको समझ में आए, ठीक है। बहुत सारे लोगों को पेपर समझ नहीं आता। पेपर पढ़ने का हैबिट बनाओ। क्या होता है? हैबिट, हैबिट होना चाहिए। जैसे आप पहले एक पेपर लीजिए, पढ़ने का तरीका सबसे आसान थोड़ा होता है टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है। टाइम्स ऑफ इंडिया, बकवास वाली बातें तो नहीं बता रहे हैं ना? नहीं। टाइम्स ऑफ इंडिया का पेपर लीजिए, एक पेपर, और उसको लाइए, बिना कुछ सोचे समझे सिर्फ और सिर्फ रीडिंग करना है। क्या करना है? रीडिंग करना है। कितने लोग लाएंगे? तो नहीं लाएंगे, हाथ उठाओ।
यहाँ नहीं लेना है भाई, अपने घर पे आज ही जाके एक टाइम्स ऑफ इंडिया पेपर लेना, बहुत ज्यादा नहीं, 4-5 रुपए में मिलता है। एक दिन फुल्की मत खाना, ठीक है? फुल्की कितने में फुल्की खाती हो ना? हाँ, एक दिन फुल्की मत खाना, ठीक है? फुल्की मतलब नहीं समझ पा, पानी पूरी हम लोग यहाँ फुल्की बोलते हैं। तो एक दिन मत खाना, ठीक है? और उससे जो है एक 10 रुपए का न्यूज़पेपर आएगा टाइम्स ऑफ इंडिया, उसको लेके सिर्फ रीडिंग करना है लगभग 1 से 1.5 महीने। 1 से 1.5 महीने बाद आप देखना ना कि आपको समझ में आने लगेगा पेपर का थीम क्या है, पेपर कह क्या रहा है। इससे आपका कई सारा चीज फायदा होगा। पहली बात तो जो एक क्वालिफाइंग लैंग्वेज होता है यूपीएससी, वो आपका निकल जाएगा। अगर आप वनडे एग्जाम देते हैं, खासकर बैंक देते हैं, तो वहाँ पे इंग्लिश आपको जो है, इंग्लिश के लिए अच्छा एक बात और बताएं, बैंक एक ऐसा एग्जाम है कि वहाँ पे जो है आपका रूल रेगुलेशन नहीं पूछता। अगर आपका न्यूज़पेपर पे कमांड है तो इंग्लिश में आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर लेंगे। तो अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपका करंट तैयार होगा और रीडिंग हैबिट बढ़ेगी। क्या होगा? रीडिंग हैबिट बढ़ेगी, नए नए टर्मिनोलॉजी आपको पता होगा, कौन कौन से शब्द हैं, और बिना प्रेशर लिए कि हमको क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, इस पर फोकस बिना किए आपको कम से कम 1 महीना न्यूज़पेपर रीडिंग करना है। उसके बाद आप देखना धीरे धीरे आपको चीज़ें समझ में आने लगेगी कि पेपर कह क्या रहा है। अगर एक पैराग्राफ उठा के पढ़े पिछले 1 महीने बाद, तो देखना आपको सब समझ में आने लगेगा कि इस पेपर में ये टॉपिक क्या कह रहा था, ये पैराग्राफ क्या कह रहा है। आप देखना ये चीज़ करके देखना 1 महीने, उसके बाद अगर नहीं समझ में आएगा तो कहना। तो इससे 2 चीज़ तैयार हो जाएगा। एक तो आपका जो है करंट अफेयर तैयार होगा, ठीक है? करंट अफेयर तो तैयार ही होगा। और एक बात और बताते, द हिंदू के अलावा, मतलब द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, यही 2 पेपर ऐसे हैं कि जो करंट के क्वेश्चन फंसाते हैं। दैनिक जागरण, अमर उजाला और हिंदुस्तान, इन सब के बस की बात नहीं होती है क्वेश्चन फंसाना। 1-2 क्वेश्चन फंसा दिए तुक्के से, बाकी और सारे क्वेश्चन ये लोग फंसा नहीं पाते। तो अगर आपको सच में यूपीएससी क्रैक करना है तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा। आज से ज़्यादा मेहनत लोग कर रहे हैं, घरों में बैठ के, रूम में बैठ के बहुत मेहनत कर रहे हैं। और खासकर जॉब के साथ साथ आपका उन के साथ फाइट है। डरा नहीं रहा हूँ, IIM IIT से पढ़े हुए लोगों से फाइट है। अगर आप उन लोगों के बराबर थोड़ा भी मेहनत करने से चूके तो आप बाहर हो, एग्जाम नहीं निकलेगा। और एक बात और है, टाइम पास करने के लिए तैयारी कभी मत करो। मेरा ये सजेशन है कि पढ़ लेते। टाइम पास करना 2 चीज़ है। भारत में कल मैंने बताया सबसे बड़ा बेरोजगारी का कारण गवर्नमेंट सेक्टर जॉब है। अगर आप टाइम पास करने के लिए तैयारी कर रहे हैं तो फिर आप अपने साथ धोखा कर रहे हैं, परिवार के साथ और अपने करियर के साथ, तीनों के साथ धोखा कर रहे हैं। सीरियस हो तो यूपीएससी का तैयारी करिए। मैं खरी बातें बोलता हूँ, हो सकता है यही सब सारी बातें मेरा निगेटिव होता है। तो दूसरा सेगमेंट क्या था? न्यूज़पेपर। अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा न्यूज़पेपर से आता है, ठीक? और उसके बाद एग्रीकल्चर, फिर राजकोषीय नीति, ठीक? ये 3 टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट। उसके बाद आता है बैंकिंग। बैंकिंग से भी सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है, जो मैं इस टॉपिक के बाद बैंकिंग पढ़ाऊंगा, ठीक है? और बैंकिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मजा आएगा आपको बैंक पढ़ने में। रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, SLR क्या होता है, CRR क्या होता है, MCLR क्या होता है, PLR क्या होता है, ये सब मजा आएगा। बस रटने वाला चीज नहीं है इसमें, सब कॉन्सेप्चुअल चीज है। तो दूसरा क्या है, 18 क्वेश्चन यहाँ से बनाना, किसमें? बैंकिंग और बैंकिंग विनिमय, ठीक है? मुद्रा मार्केट है, मुद्रा मनी मार्केट भी यहीं से क्वेश्चन है। तो दूसरे नंबर अगर देखा जाए तो तीसरे नंबर पे कौन आ गया? बैंकिंग आ गया। बात समझ में आया? पहले पे कौन था? न्यूज़पेपर, दूसरे पे एग्रीकल्चर। ये आप दिमाग में अपने असेंडिंग ऑर्डर बना लो कि आपके एग्जाम के पहले कहाँ आपको रिवीजन पे फोकस करना है। नहीं तो ऐसे सारा सिलेबस है, समुद्र है, पढ़ते जाओ और एग्जाम में क्वेश्चन नहीं क्रैक हो पाएगा। और खास बात इकोनॉमिक्स का ये है कि इकोनॉमिक्स ही सिलेक्शन करा देता है, क्योंकि इकोनॉमिक्स से हर एग्जाम में लगभग यूपी पीसीएस में 15 से 16 क्वेश्चन हर बार आता है, ठीक? यूपीएससी में इसका वेटेज ज्यादा है और वनडे में भी ज्यादा है। अगर आप 15-16 क्वेश्चन से जो सबका प्रीलिम्स उठता है 10-15 क्वेश्चन, अगर आप इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन कर लिए तो आप यूपीएससी या यूपी पीसीएस में प्रीलिम्स तो क्लियर हो जाएगा, प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो दूसरे नंबर पे कौन है? बैंकिंग, ठीक? उसके बाद आते हैं और भी बहुत सारे टॉपिक हैं, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट की बात कर रहे हैं। पहले पे कौन था? पेपर, न्यूज़पेपर, दूसरे पे एग्रीकल्चर, तीसरे पे राजकोषीय नीति, चौथे पे बैंकिंग, ठीक? बैंकिंग ये हम भेज देंगे आपको PDF,
उसके बाद और भी सारी चीजें हैं, जैसे यहाँ से एक क्वेश्चन बना है, किससे? मांग और आपूर्ति विनिमय से। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पढ़ना है आपको, क्योंकि हर चीज का एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में डेवलप हो पाएगा, तभी आपको इकोनॉमिक्स पढ़ने में इंटरेस्ट मिलेगा। और इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ आपको रटना कम है। एक बात ध्यान रखिए, यहाँ रटना कम है, यहाँ कॉन्सेप्ट ज्यादा है, और बाकी सब्जेक्ट में रटना पड़ता है, चाहे वो हिस्ट्री हुआ, चाहे वो पॉलिटी हुआ, चाहे वो ज्योग्राफी हुआ, चाहे वो इन्वायरमेंट हुआ, और सब सारी जगह रटना बहुत पड़ता है, लेकिन यहाँ आपको समझना जाता है। तो दूसरे नंबर, उसके बाद आ गया बैंकिंग, मांग और आपूर्ति। दूसरे नंबर का मतलब आगे क्या है? आगे जो है यहाँ से एक प्रश्न बना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जान लीजिए सिलेबस है आपका, ये सारे सिलेबस का जो है रिसर्च किया हुआ है। उसके बाद आता है मौद्रिक नीति, जो आप लोगों को पता ही होगा, यहाँ से 9 क्वेश्चन बना है। मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है? ये कौन बनाता है? मॉनेटरी पॉलिसी जो है कौन? हाँ, आरबीआई। और क्यों नहीं आता है? क्यों नहीं आता है? मॉनेटरी पॉलिसी लाने के पीछे बताइए आप। जो मार्केट होती है उसको बैलेंस करना होता है, कंट्रोल करना। मार्केट के स्टेबिलिटी को बनाने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी उसका आरबीआई का एक टूल्स है। क्या है? आरबीआई का एक टूल्स है। टूल्स मतलब समझते हो ना, औजार, जिससे क्या करता है? आरबीआई कंट्रोल करता है मार्केट पे नए नए चीजें लाकर। ठीक, तो फिर क्या आ गया आपका? मौद्रिक नीति। उसके बाद क्या है? मुद्रा, और यहां से 8 क्वेश्चन बना, मुद्रा और मुद्रा आपूर्ति। समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं तो हम स्किप करके आगे निकल जाए, अगर आप लोगों को बोर लग रहा है। दूसरा है मुद्रा और मुद्रा आपूर्ति। ठीक है, ये सब सारी चीजें पहले क्लास में ही होना चाहिए था, लेकिन कल भेज नहीं पाए, तो क्या करें? तो फिर क्या आ गया? दूसरे पे है, अगला क्या है? मुद्रा और मुद्रा आपूर्ति। यहाँ से 8 क्वेश्चन बना, और मॉनेटरी पॉलिसी से कितना बना है? 9 क्वेश्चन। ठीक, ध्यान दीजिएगा। और ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, यहाँ एकदम कुछ नहीं रखना पड़ेगा, एकदम कुछ नहीं, बस इसका रेट रखना पड़ेगा, जो आपके प्रीलिम्स में मतलब ये कह सकते हैं कि पीसीएस में और यूपीएससी में बहुत कम ही पूछता है। ये वनडे में पूछता है कि जो है आपका सीआरआर रेट कितना चल रहा है, रेपो रेट कितना चल रहा है, रिवर्स रेपो रेट कितना चल रहा है। ये वनडे एग्जाम में चलता है। कितने लोगों ने बीपीओ में शॉर्ट लिस्टेड हुए? कोई हुआ है बीपीओ में? कोई शॉर्ट लिस्टेड है? इसी महीने एग्जाम है, मुझे पता है। एक लोगों का तो मुझे पता है। ठीक, उसके बाद आता है, ठीक है, फिर आता है 4 क्वेश्चन आया है सामाजिक सुरक्षा से। किससे? सामाजिक सुरक्षा। अच्छा, ये भी कॉमन टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा, एक कॉमन टॉपिक है। क्यों है कॉमन? कौन बता सकता है? इसको कहाँ कहाँ पढ़ते हैं? सामाजिक सुरक्षा, ये कॉमन टॉपिक है, इसको पढ़िएगा तो सारी जगह से पढ़िएगा। सोशल जस्टिस वहां पे है, और इकोनॉमिक्स में। ठीक है, कहाँ पे है? इकोनॉमिक्स। और थोड़ा बहुत इसका रोल कहाँ मिलता है? अच्छा, एक चीज और यहाँ लगे हाथ देख लीजिए, जो यूपी स्पेशल है वहां भी हम पढ़ाए थे इसको, सामाजिक सुरक्षा, तो वहां से भी इसको यूपी के अकॉर्डिंग पढ़ लीजिएगा। किसके अकॉर्डिंग? यूपी के अकॉर्डिंग। तो हम लिख रहे हैं ये कॉमन टॉपिक है। ठीक है, कॉमन ये भी है, ये भी कॉमन टॉपिक है। ठीक, भूमि और सुधार, ये देखिए, भूमि और सुधार, ये भी कॉमन टॉपिक है कि नहीं? ये यूपी स्पेशल में था, हिस्ट्री में भी। किसमें है? हिस्ट्री में भी है, और किसमें है? इकोनॉमिक्स। अब आप सोचो, एक टॉपिक को कहां कहां से आप कवर करोगे? ये होता है पढ़ने का अप्रोच। बाकी तो आप भूमि सुधार सब जगह पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, मान लीजिए पॉलिटी में नहीं है, पॉलिटी में नहीं, यूपी स्पेशल में पढ़ रहे हैं। ये होता है पढ़ने का अप्रोच, कि इस टॉपिक को उठाइए और आपके सिलेबस में जहां जहां पे है वहां से पढ़ के उस चीज को नोट्स बना ली। नोट्स तो बनाते नहीं आप लोग, अगर हम ना लिखवाएं तो नोट्स नहीं बनाते। नोट्स बनाए वास्तव सर? आपकी बनाए हैं? हमारा बनाए वो कौन सा? वो तो हम ही देंगे। सर ये जो सर पढ़ाते हैं उनकी भी बनाए हैं। सर जो पढ़ाते हैं सर शुरू में उनकी भी बनाए। हां, नोट्स बनाए हो आप? और किसी का पॉलिटी का नोट्स, हिस्ट्री का नोट्स और ज्योग्राफी का बना? दिखा दो कभी किसी दिन, लाओ देखें थोड़ा कैसा बना होना है नोट्स, थोड़ा हम भी दर्शन कर लें। तो क्या हुआ? ये
मिलता ही नहीं है। तो क्या है, ये भूमि सुधार आप 3 जगह से पढ़ लेंगे। कहाँ से? 3 जगह से। अगर थोड़ा कथा सुन रहे हो, थोड़ा वर्क कर लेते तो यहीं पे हो जाता है कि कॉमन टॉपिक कहाँ कहाँ सब्जेक्ट में है। लेकिन चलो ठीक है, कथा ही सुन लो, प्रसाद नहीं मिलेगा। उसके बाद आता है 5 क्वेश्चन यहाँ से, श्रम और रोजगार है, लेबर और एम्प्लॉयमेंट। यहाँ से 5 क्वेश्चन आएगा। अब ये बताओ, ये कॉमन टॉपिक है क्या? कॉमन टॉपिक है क्या? इतना तो आज आप लोगों को आइडिया लगवा ही देंगे कि कौन कौन सा टॉपिक कॉमन है और कहाँ कहाँ में है। ये भी कॉमन है ही है, होना चाहिए नहीं, कॉमन ही है। ठीक, तो ये श्रम और रोजगार जो एक आप पढ़ते हैं, सोशल जस्टिस पढ़ते हैं ना, सामाजिक न्याय, वहां पे इसको मिलेगा। वहां पे क्या होगा, वहां पे श्रम और रोजगार के बारे में मिलेगा। तो आपका यहाँ से 2 जगह से आप इसको पढ़ लेंगे। कितने जगह से? 2 जगह से। अब उसके बाद आता है स्किल, जिसपे मोदी हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत प्रशंसा करते हैं देशों में जाके कि हमारे पास क्या है, क्या है बताओ? ह्यूमन रिसोर्स। और वो भी यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन बना है कि भारत में ह्यूमन रिसोर्स है लेकिन वो भी अनस्किल्ड है। ह्यूमन रिसोर्स होने के साथ बड़ी बात ये नहीं है, बड़ी बात ये नहीं है कि आपके घर में 10 लोग हैं, बड़ी बात ये है कि कितने लोग कमाने वाले हैं। बड़ी बात ये है कितने लोग कमाने वाले हैं, ये बात सही है। तो मैटर ये करता है। तो मोदी जी जो कहते हैं वो सही कहते हैं कि हमारे यहाँ क्या है, ह्यूमन रिसोर्स है, लेकिन उसको स्किल करना चाहिए। और स्किल करने के लिए बहुत सारे स्किल के प्रोग्राम चलाए गए थे। पता नहीं वो धरातल पे कितना चल रहा है, कितना नहीं चल रहा है, मुझे नहीं पता, आप लोगों को शायद पता होगा। तो दूसरा क्या है, यहाँ से 3 क्वेश्चन बना है। ठीक है, 3 क्वेश्चन। एक चीज ध्यान दीजिएगा, मेंस का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। हाँ, और ये बात बताते हर बार यहाँ से क्वेश्चन बना, हर बार मेंस, गरीबी और शिक्षा है, गरीबी और शिक्षा से हर बार मेंस में क्वेश्चन बना होता है। ठीक, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद आता है यहाँ से 2 क्वेश्चन बना है, 1991 के सुधार कौन लाया था? 1991 का सुधार भारत में कौन लाया था? कौन? ये किसका तहत था? ये मैंने पढ़ाया था भाई, क्लास में मैंने पढ़ाया, मैंने बहुत बार बताया। बताइए, आप बताइए। हम फुल फॉर्म नहीं पूछ रहे हैं, फुल फॉर्म नहीं पूछ रहे, किसने लाया था? ये मॉडल किसका था? मैंने उस व्यक्ति का नाम पूछा, राव मनमोहन मॉडल। वही बोलना था, वही बोल नहीं पा रहे आप। राव और मनमोहन मॉडल कहा जाता है। लाए थे मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह सुना क्या था? प्रधानमंत्री थे, विदेश मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर थे। ठीक, उसके बाद आता है नियोजन। ये भी जो है मेंस का टॉपिक इंपॉर्टेंट है। नियोजन जो है ये भी मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है और प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको मैंने पहले बता दिया कहाँ कहाँ आपको फोकस करना है, कहाँ फोकस करो। एक बार से सारे को बताओ, कहाँ फोकस करो? और एग्रीकल्चर, राजकोषी, बहुत से और वहाँ देख के नहीं, हमें देख के वहाँ देखने का मतलब नहीं। बताओ, आप बताइए। हाँ, बैंकिंग और वित्तीय बाजार। फिर और क्या बताइए? आप लोग बताएं, आप बताइए। लांसी, आप बताएं क्या लिख रहे हैं इतने देर से? यहाँ मैं कुछ बता रहा हूँ, कुछ बताओ। कौन इसके बाद कौन सा इंपॉर्टेंट है? अभी तक कहाँ थे क्लास में? आप बताइए। गरीबी तो नहीं कहे, वो बता दें। मौद्रिक नीति, कौन सा? मौद्रिक नीति। ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, उसके बाद एक टॉपिक तो मैं भूल ही जा रहा, सबसे इंपॉर्टेंट, वित्तीय बाजार। वित्तीय बाजार, यहाँ से 16 क्वेश्चन आए हुए। कितने आए हैं? 16 क्वेश्चन।
और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों के लिए। किसके लिए? प्रीलिम्स तक और मेंस दोनों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और उसके बाद ऊर्जा से 5 क्वेश्चन आया है, ठीक है। और संरचना क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर। आइए, कहाँ गए थे हम लोग? आप लोगों के इंतजार में थे। इंफ्रास्ट्रक्चर बताइए, एग्जाम चल रहा था क्या? इंफ्रास्ट्रक्चर बताइए, ये क्या है? और संरचना। यहां से 3 क्वेश्चन बना हुआ है। ऊर्जा और क्षेत्र से, ऊर्जा क्षेत्र से कितना बना है? ऊर्जा क्षेत्र से 5 बना है। और भारत इस समय सबसे ज्यादा ऊर्जा क्षेत्र में कहां फोकस कर रहा है? उसके लिए सरकार जो है सब्सिडी भी देता है, ठीक है, सब्सिडी देता है। आप लोगों के यहाँ 100 पैनल लगाएंगे, सरकार सब्सिडी दे रहा है, लगवा लो 100 पैनल, फायदा लगेगा। और लेकिन एक इसका दुष्परिणाम जानते हो, आने वाले 50 सालों में इतना भयंकर ई कचरा इकट्ठा होगा। सौर ऊर्जा पीएम कुसुम योजना जो चल रहा था, सुनिए, उसके तहत भी सौर ऊर्जा के लिए सब्सिडी दिया जाता है, ठीक है। तो ये सब। और उसके बाद उद्योग जो भारत में उद्योग कितना क्वेश्चन आया है? 6 क्वेश्चन। और भारत में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा सेक्टर है? एग्रीकल्चर। पैसा रेवेन्यू सबसे ज्यादा काम होता है एग्रीकल्चर, सर्विस सेक्टर। मैं भी सर्विस ही कर रहा हूँ, फ्री में आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, फ्री में पढ़ा रहे हैं, फ्री में नहीं पढ़ा? नहीं सर, फ्री में कितना रुपए दिए हमको आप? ठीक। तो ये सब सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, ग्रुप में हम भेज देंगे। उसके बाद आते हैं, इसके बाद कैसे जाएगा? ऐसे करना। अब जाएगा। हाँ देखिए, ये नीचे वाला था, देखिए जैसा कि मैंने पहले ही बताया था ना, ये वही टेस्ट हुआ था। अब आया चलिए, ये वाला पेज हो चुका था। दूसरा पेज देखिए, दूसरे पेज में देखिए कहां कहां से क्वेश्चन बना हुआ। तो जैसा कि आपको बताएं, दूसरा है गुणवत्ता और मानवीकरण। गुणवत्ता और मानवीकरण, यहां से क्वेश्चन बना है। सामाजिक सुरक्षा, ये कौशल अर्जन, ये सब सारा चीज टॉपिक तो हो गया। अब आगे आते हैं। अब यहाँ पे देखिए किस सन में कितना कितना इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन। आप लोग बात मत करिए, ठीक है, मुझे इरिटेट मत करिए, गुस्सा आता है मुझे, तो उसका फायदा मैं नहीं कुछ बोल रहे हैं, समझ लीजिए। आप लोगों के काम का ही चीज़ है, नहीं तो मैं स्किप करके आगे निकल जाऊँगा, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। कम से कम एक मोटा मोटा एक आइडिया तो लगे कितने सालों में कितना क्वेश्चन बना है, ठीक है। पढ़ाते समय मत बोला करो, उसके बाद बोलो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। क्या होता है ना कि माइंड जो है मेरा इधर उधर भ्रमित हो जाता है, फिर मैं टॉपिक से भटक जाता हूँ। तो ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है। देखो 2015 में कितने क्वेश्चन बने इकोनॉमिक्स के? टोटल 21 क्वेश्चन बने। कितने बने हैं? 21 क्वेश्चन। एक चीज देखना, यहाँ पे एक ऑर्डर छिपा हुआ है, ध्यान देना। 2015 में 21 क्वेश्चन आए, 2016 में कितना आया इकोनॉमिक्स का? 23 क्वेश्चन। और 17 में कितना आया? इससे कुछ आइडिया लग रहा है कि नहीं? क्वेश्चन का ऑर्डर बढ़ रहा है लेकिन फिर घट रहा है। ध्यान दीजिएगा, ये यूपीएससी को पकड़ने का तरीका होता है। हर पेपर पे आपका ऐसे ही रिसर्च होना चाहिए। अगर आप पेपर का रिसर्च करेंगे तो आपको ये आइडिया लग जाता है कि अगली बार किस टॉपिक से, किस सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आएगा। ये होता है स्मार्ट स्टडी करने का तरीका। बाकी तो भीड़ में सभी दौड़ रहे हैं। आगे बढ़ते बढ़ते मैं बहुत सारी चीज़ें अपने बारे में डिस्क्लोज नहीं करना चाहता। यही आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते मैंने परफॉर्मेंस कर दिया, पढ़ाते पढ़ाते, जो कि मुझे बहुत टाइम नहीं मिलता था। ज़्यादातर मैं यूपी स्पेशल को पढ़ता था, बहुत कम ही टाइम मुझे मिलता था। लेकिन हम लोगों को पढ़ने का तरीका पता है, कैसे कैसे कहाँ मेहनत करना। 2015 में कितना? 21, 16 में 23, ठीक है, और 17 में 25 क्वेश्चन। कितना? 17 में कितना? 25 क्वेश्चन। सबसे ज़्यादा 17 में आया
अब एक बात सोचो, अगर यूपीएससी आपको प्रीलिम्स क्लियर करना है तो आप अगर 3 सब्जेक्ट पे कमांड बनाइए, 3 सब्जेक्ट पे, पॉलिटी, ठीक, और उसके बाद इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर, 3 सब्जेक्ट, आपका प्रीलिम्स क्लियर, आपका प्रीलिम्स क्लियर, इकोनॉमिक्स और उसके बाद पॉलिटी और करंट अफेयर। अपने सुविधा अनुसार, जिसको इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आता वो अपना कोई और सब्जेक्ट ले सकता है, जिसको पॉलिटी समझ में नहीं आता वो कोई और सब्जेक्ट ले सकता है, जिसको करंट अफेयर को मजबूरी वो तो आप छोड़ दीजिए। करंट अफेयर छोड़े तो एग्जाम से बाहर, तो करंट अफेयर तो लेना है। 3 सब्जेक्ट का लेके चलो, ठीक है, 3 सब्जेक्ट का पेयर करो, उस 3 सब्जेक्ट पे जान लगा, बाकी सब्जेक्ट को हम ये नहीं करें छोड़ो, बाकी सब्जेक्ट को पढ़ो, लेकिन ऐसे ही पढ़ो। टॉपिक के बारे में आपको पता होना चाहिए कि टॉपिक है क्या। अगर मान लो बाई चांस क्वेश्चन आ गया, 1-2 क्वेश्चन से ज़्यादा बनेगा, आ गया तो कम से कम आप इस स्थिति में रहें कि आप 2 क्वेश्चन कर लें, ठीक। तो ये आर्डर है, ये ग्रुप में मैं भेज दूँगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं राम करता है? तुम तो नहीं गए हो लोग, नहीं हो गया तो क्या कर सकते हैं? क्वेश्चन की संख्या फिर कम क्यों? हाँ, ये बात सही कहा। क्वेश्चन की संख्या कम क्यों हो रही है ये मैं नहीं बता सकता, ये आयोग बताएगा। क्योंकि सर आपको पता होगा। नहीं, देखो ये क्वेश्चन के ही हिसाब से आप लगा सकते हो अनुमान कि कौन से साल में कौन सा क्वेश्चन बढ़ेगा या घटेगा, लेकिन आयोग के ऊपर डिपेंड करता है कि आयोग किस बार कौन से क्वेश्चन को डाले। लेकिन 1-2-3 सालों के गैप में आप पेपर के रिसर्च पे आप इतना आइडिया लगा लेते हो कि अगली बार कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा होगा। अब हो सकता है कि जब यहाँ पे कहाँ गया सबसे कम किस आया? 14 में आया? नहीं 22, 14 है। इसका मतलब 14 में किसी और सब्जेक्ट का वेटेज ज़्यादा था। अब वो आप रिसर्च करो किस सब्जेक्ट का वेटेज ज़्यादा था। हो सकता है ज्योग्राफी का रहा हो सकता है हिस्ट्री का रहा हो सकता है पॉलिटी का रहा हो, इकोनॉमिक्स तो यहाँ हो सकता है इन्वायरमेंट टेक्नोलॉजी साइंस टेक का हो। अच्छा एक बात और है, यूपीएससी में साइंस टेक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साइंस टेक पता है पढ़ते होते हो नहीं? अच्छा क्या पढ़ा है? क्या पढ़ा है? प्रोटीन पे पढ़ाना चाहिए। सिलेबस बताया सर? चलो हाँ, सर का अपना स्टाइल है, हमारा अलग स्टाइल है, उनका अलग स्टाइल है, सबका अपना स्टाइल है, ठीक। ये ग्रुप में मैं भेज दूंगा, ठीक है। चलते हैं टॉपिक अभी आगे कहाँ से तो क्या क्या हो चुका था, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स किन 2 शब्दों से मिलकर बना था? मोमोस। दोनों का अर्थ क्या था बताए थे? ठीक है, इसको कितने सेक्टर में डिवाइड किया गया? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ और पंचम। जैसा कि बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, पहला दूसरा तीसरा तो पता है, सबको पता है, ठीक है। चौथा वाले में क्या बताए थे? हाँ, हाई स्किल, मतलब ये कह सकते हैं नॉलेज बेस। इस पे यहाँ पे जो है नॉलेज बेस चीजें यहाँ पे कंसीडर होती हैं, जो सॉफ्टवेयर डेवलपर होते हैं। और एक बात और बता दें, जो म्यूचुअल फंड बेस्ड हैं वो भी इसी में आते हैं। म्यूचुअल फंड आप लोगों ने कभी खरीदा? LIC का कोई चीज खरीदा? वो सब भी इसी में आते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें कौन आता है? इसमें आप बताइए, एक बता दें, आप एक कोने में आगे दिख रहा है कि पोडियम आगे इधर बैठा कर बताओ, दिख रहा है कि नहीं आता? बताओ यहाँ पे कौन सा सेक्टर, ये कौन आएगा? पांचवें आप बताएं, पांचवें कौन आएगा? दोनों लोग क्या दिख रहे हैं? इन्हीं लोगों से पूछते हैं, बताओ पांचवें सेक्टर में क्या है, क्या दिख रहे हैं? क्या दिख रहे हैं?
पहले बताओ मछली सेक्टर आप दोनों बताओ मछली सेक्टर में क्या है? हाँ आप तो चलिए आप बताएं दसवीं क्या पांचवें सेक्टर पॉलिसी मेकर तो ठीक है। पॉलिसी मेकर में कौन होता है? डीएम ही नहीं होता है, मंत्री होता है। किसी कंपनी का सीईओ जो सब मतलब किसी भी कंपनी या उद्योग का सीईओ जो सबसे अपने पोजीशन पे सबसे ऊपर होता है, सबसे ऊपर होता है, वो इसमें आता है। ठीक है, बात समझ रहे हैं नहीं? वो इसमें आता है। ठीक है, 5 सेक्टर। उसके बाद मैंने बताया था इसका वर्गीकरण किया गया था। क्या किया गया था? वर्गीकरण। वर्गीकरण में कौन कौन सा था? पूंजीवादी, फिर साम्यवादी, फिर विस्तृत। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का क्या था कॉन्सेप्ट? ये सिर्फ लाभ पे काम करता है। समाजवादी या साम्यवादी, साम्यवादी ये दोनों का क्या होता है कॉन्सेप्ट? ये दोनों किस पे काम करते हैं? समाजवादी लाभ पे काम करते हैं, समाज के कल्याण। ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन पे फोकस करते हैं। इस पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। और जैसा कि आपने कल पूछा था ना कि रसिया इसके पहले क्या था, तो पहले बताओ रूस विद्रोह कब हुआ था? वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़े आपने? वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़े? क्यों? कितने नहीं। देखो रसिया जो है अपना जो साम्यवादी अर्थव्यवस्था जो 1917 से उसने पूर्णतः क्या किया? समाजवादी अर्थव्यवस्था को फॉलो कर दिया। कब से? 1917 से। लेकिन इसी का एक मित्र है, कौन है? चाइना, जो इससे थोड़ा सा हटके व्यवस्था बनाया। कौन सा? इससे थोड़ा सा हटके साम्यवादी। और उसने कब लिया था? कौन कैसे? हाँ 1949 से इसने साम्यवादी अर्थव्यवस्था को फॉलो करना शुरू किया। लेकिन बाद में इसने क्या किया? समाजवादी मार्केट की स्थापना की। क्या किया? समाजवादी मार्केट। और ये मार्केट पूर्णतः चाइना। और एक बात और बता दें, आप चाइना में कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो चाइना जब चाहेगा, चाइना को बताओ ओपन मार्केट है कि क्लोज मार्केट है? मतलब ये कह सकते हैं चाइना की इकोनॉमी ओपन है या क्लोज है? देखो पहले चाइना क्या था? क्लोज इकोनॉमी थी। भारत भी चाइना क्लोज इकोनॉमी। भारत क्लोज इकोनॉमी कब तक थी? 1900। इसके पीछे कारण रहा, अभी मैं वहां पे आता हूँ कि भारत में जो है क्लोज इकोनॉमी से ओपन इकोनॉमी की तरफ जाने के पीछे क्या कारण रहा। भारत ऐसे ही नहीं अपनाया, उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। तो इसमें क्या होता है? इसमें होता है जिसका जितना एफर्ट रहेगा, जिसकी जितनी क्षमता रहेगी, उस हिसाब से उस चीज का वह क्या करेगा? उपभोग करेगा या कमाएगा। बात समझ रहे हैं? तीसरा है मिश्र। इसमें क्या होता है? सरकार या कह सकते हैं सार्वजनिक क्षेत्र और प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर और क्या है? प्राइवेट सेक्टर, दोनों मिल के काम करते हैं। और भारत इसके पीछे जो मैंने कल बताया था, थोड़ा सा रह गया था, भारत को मिक्स अर्थव्यवस्था अपनाने के पीछे कई सारा समस्या था। किस वजह से वो अपना, नहीं तो वो भी पूंजीवादी अपनाता, वो भी साम्यवादी अपनाता, लेकिन भारत मिक्स क्यों अपनाया? इसके पीछे क्या कारण रहा? बहुत सारी गरीबी थी और बेरोजगारी थी। देखो भारत के पास तो गरीबी थी, क्या था? गरीबी थी। गरीबी तो थी प्लस पैसे का भी अभाव। क्या है? पैसे का अभाव। अब ये कोई योजना, कोई पॉलिसी या कोई उद्योग लगाने के पीछे सरकार के पास पैसा होना चाहिए था, और जो सरकार के पास था। पाकिस्तान के बंटवारे के बाद भारत के पास बहुत कम ही पैसे बचे। अब इस पैसे का एक तबके के पास पैसा था, एक वर्ग ऐसा था जिसके पास पैसा था। वो कौन थे? उद्योगपति वर्ग।
उस टाइम कौन कौन सा उद्योग था? टाटा कैपिटल पहले से ही बहुत बड़े उद्योगपति थे। तो क्या किए, भारत ने सोचा क्यों ना हम प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों मिल के काम करें। ठीक है, तो भारत का काम ये होता है बिजनेस करना नहीं। देखो, अगर कोई कहता है सरकार बिजनेस नहीं करता, भारत सरकार क्या करता है, एक माहौल बनाता है आपको बिजनेस करने के लिए, और आप आके वहाँ पे बिजनेस करिए और उससे टैक्स हमें दीजिए, जो हम क्या करें, वेलफेयर पे खर्च करें। किस पे खर्च करें? वेलफेयर में कौन कौन सी स्कीमें आती हैं? शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब सारी स्कीमों पे खर्च करता है। और एक बात और आपको बता दें, भारत सबसे ज्यादा पैसा किस पे खर्च करता है? बजट का एक बड़ा भाग किस पे खर्च करता है? सुरक्षा खर्च करता है। कहाँ पर? बताइए। सब्सिडी का नाम सुने? बजट का सबसे बड़ा भाग जो है भारत का सब्सिडी पे ही जाता है। किस पे जाता है? सब्सिडी पे। और वो भी किस पे? खाद्य सब्सिडी। किसपे? खाद्य सब्सिडी और उर्वरक और पेट्रोलियम, इन 3 सब्सिडी पे भारत सबसे ज्यादा पैसा खर्च करता है। अगर ये सब्सिडी भारत को ना देना पड़ता तो भारत शायद बहुत तेजी के साथ और ग्रोथ करता है। लेकिन भारत के सामने समस्या है कि भारत में बहुत सारे वर्ग ऐसे हैं कि जिनके पास आय का कोई सोर्स नहीं है। किसके क्या विकसित मतलब कहने का मतलब क्या है? भारत ने मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाई है, इसके पीछे कोई पॉलिटिकल रीजन हो सकता है? देखो, पॉलिटिकल रीजन हो भी सकता उस टाइम और नहीं भी, क्योंकि उस टाइम पूरा का पूरा रोल किसका था? दो थे उस टाइम, पूंजीवादी और समाजवादी। तो मतलब अगर भारत एक तरफ जाता तो शायद वो ऐसा हो सकता है। नहीं, वो गुट निरपेक्ष वाला कॉन्सेप्ट आपका, मतलब गुट निरपेक्ष वाला कॉन्सेप्ट नहीं। गुट निरपेक्ष जैसे भारत क्यों गुट निरपेक्ष बना था, ये IR का टॉपिक है आपका। ठीक है, तो टॉपिक दूसरे में चले जाए। भारत के सामने समस्या था कि अगर इनके देखो, आप जो पूछ रहे हो मैं बता रहा हूँ, भारत के साथ समस्या ये था कि आपने बैलेंस को, अपने रिलेशन को बैलेंस करना था। ये IR का टॉपिक है। बैलेंस करने का मतलब ये था कि वो जो है अगर अमेरिका के साथ जाता तो रसिया दुखी होता, ठीक, और रसिया के साथ जाता तो अमेरिका दुखी होता। तो भारत में इसीलिए, और ये तो एक कारण था पॉलिटिकल, और कई सारे कारण ऐसे थे जिसके वजह से क्या, पहली बात तो गरीबी, दूसरा यहाँ पे क्या था, पैसे की कमी थी, टेक्नोलॉजी बहुत कम था। तो इन सब के वजह से भारत ने क्या किया, मिक्स जो है अपनाया कि हमारे साथ जो है हम रहेंगे और प्राइवेट सेक्टर भी, दोनों मिल के क्या करेंगे, बिजनेस हम नहीं करेंगे। बिजनेस सरकार करता है, सरकार माहौल बनाता है। ठीक है, कुछ सेक्टर है प्राइवेट सेक्टर, कुछ गवर्नमेंट सेक्टर में धीरे धीरे। अच्छा, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जो गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनियां होती हैं ज्यादा लॉस में क्यों चलती हैं? क्योंकि वहां काम करने की एनिमल स्पिरिट जो होती है कम होती है। क्या होती है? क्योंकि हर कोई व्यक्ति जो प्राइमरी स्कूल या इंटर कॉलेज या किसी अच्छे पद पे बैठा है, गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब मिलने के बाद वह पढ़ाना नहीं चाहता, जबकि वही टीचर जब किसी कोचिंग या प्राइवेट संस्था में जाता है तो 7 से 8 घंटे लगातार पढ़ता है। इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि उसको पता है कि यहाँ कोचिंग में हमारा स्थान फिक्स नहीं है और गवर्नमेंट में स्थान फिक्स है। समझ में आई? ये बातें समझ में आई जो मैंने कल ही बता चुका था। ठीक, उसके बाद अगला था, क्या था? अगला क्या था? विकास और समृद्धि। इसी में बात चल रही थी। क्या था? विकास अभी एक आध 2 दिन थोड़ा आराम से समझिए चीज़ों को, उसके बाद तो खत्म होने को होगा। और इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं आपका गारंटी दे रहा हूँ, कवर करा दूंगा, बहुत अच्छे से कवर कराऊंगा, जो आपके UPSC में भी वहाँ से क्वेश्चन फंसे हुए। तो समृद्धि और विकास, ये बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, सारे लोग बोले भाई। हाँ, मैं इतना बिना खाए पिए आता हूँ, सही में खाना नहीं खाया। सुबह मैं थोड़ा देर से खाता हूँ, 2 बजे के पहले खाना नहीं खाता। ठीक है, तो जैसा कि कल हमने बात किया था, समृद्धि और विकास। समृद्धि क्या होता है समझिएगा। समृद्धि क्या होता है?
समृद्धि होता है जैसे मान लीजिए जीडीपी आपका ग्रोथ कर रहा है, ये समृद्धि हुआ। क्या हुआ? जीडीपी ग्रोथ कर रहा है। जीडीपी मतलब आपका बढ़ रहा है। इस समय भारत की जीडीपी कितनी है? ग्रोथ हर सबके अलग अलग देते हैं, आरबीआई अलग देता है, आईएमएफ अलग देता है, बैंक अलग देता है। चलो आएंगे उस टॉपिक पे, बजट में जो पढ़ाएंगे। देखो इन दोनों का लिंक क्या है, इन दोनों का लिंक क्या है। देखिए आप दोनों बात मत करिए प्लीज, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ठीक है। पढ़ाते समय क्या है ना, माइंड मेरा जो है, आप जो कोई बात करता आप ही नहीं, कोई मेरा माइंड वहाँ चला जाता है। मैं क्रिकेट भी खेलता था ना, एक दिन यहाँ खेलने आया था सुबह के टाइम, तो मेरे स्क्रीन के सामने अगर मैं बैटिंग कर रहा हूँ, ओपनिंग जाता था, अगर कोई सामने से जा रहा है तो मैं खेल नहीं पाता था, रोक देता था। तब वो जब चला जाता था तो मैं खेलता था। ये मेरे साथ समस्या है, ठीक है। अगर कोई बात करता है तो मैं टॉपिक से भटक जाता हूँ, और मैं चाहता हूँ पूरे एनर्जी मनोभाव से आपको चीज़ें समझा। तो देखिए जीडीपी क्या होता है, जीडीपी समृद्धि, समृद्धि मतलब जीडीपी जब आपका ग्रोथ कर रहा है तो समृद्धि होगा। जीडीपी ग्रोथ करने के साथ साथ अगर आपका शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, ठीक, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है लोगों को, स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी हैं, शिक्षा अच्छी है, सड़कें अच्छी हैं और रोजगार मिल रहा है, तो ये आपका विकास होता है। क्या होता है? विकास। अब एक सरल शब्द में बताया, कल मैंने एक एग्जाम्पल बताया था। क्या एग्जाम्पल बताया था कि एक घर में कितने लोग कमाने वाले? 5 भाई, 3 भाई तो पैसा कमा रहे हैं, ठीक है। और इसका विकास देखो एकदम सिंपल शब्दों में समझिए कि विकास तो हो रहा है, नो डाउट। 3 भाई कमा रहे हैं, खेत दे रहे हैं पिताजी के नाम पे, ठीक है भाई। 3 भाई कमा रहे हैं, पिताजी के नाम पे खेत लेंगे तो भाई को भी मिलेगा, घर द्वार अच्छे हैं। लेकिन उसमें 2 भाई ऐसे हैं उनको 100 रुपये के लिए बिताना पड़ रहा है। शाम को चाय पीने के लिए सोच रहे हैं कौन से भाई से 100 रुपये मांगे, तो क्या होगा? उन लोगों का समृद्धि हो रहा है, लेकिन विकास तो हो रहा है। ये बात समझ में आ गई? तो विकास और समृद्धि में ही अंतर है। विकास मतलब होता है, और एक बात और ध्यान दीजिएगा, विकास जो है समृद्धि के ही नींव पर खड़ा होता है, दीवार। अगर समृद्धि नहीं होगा तो विकास भी नहीं होगा, ठीक है। जब आपके पास, एक बात और समझिए, अगर आपका इनकम ज़्यादा है तभी आप विकास कर पाएंगे। जैसे कल को आप एसडीएम हो जाए या डीएम हो जाए, आपकी सैलरी ठीक ठाक मिल रही है, 1 लाख रुपये, 1 लाख रुपये मिल रहा है, और आप उस 1 लाख में मान लो 50,000 आपने खर्च कर दिया, 50,000 और सब सारी चीज़ों पे खर्च करके 50,000 रुपये आप सेव कर रहे हैं। और उस 50,000 को क्या करोगे? कोई शेयर खरीदोगे या फिर कहीं प्रॉपर्टी खरीदोगे, ये सब शिक्षा पे लगा दोगे, स्वास्थ्य हो सकता है कोई स्वास्थ्य पे कैसे लगाएंगे बताओ? कोई हेल्थ इंश्योरेंस ले लेंगे। आप लोग भी कमाना तो एक हेल्थ इंश्योरेंस ले लेना, 1 करोड़ का, मतलब मरने के बाद आपके बच्चे लोग, उन लोगों को थोड़ा रहे कि हाँ पिताजी मर गए ठीक किए, माता जी मर गई ठीक की, लेकिन 1 करोड़ रुपया दे के, एक हेल्थ इंश्योरेंस ले लेना जरूर। तो ये क्या होता है, ये सब सारी चीज़ें अगर आपका इनकम बढ़ेगा तो ये सब सारी चीज़ें होंगी, ठीक। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? कोई डाउट? थोड़ा आप इसको देखिए, कल यही लिख रहा था, उसके बाद आगे बढ़ता है। मैं भी थोड़ा आराम कर लूँ, कब से चिल्ला रहा हूँ। अच्छा एक चीज़ और समझ लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं, इसको लिखवाएंगे। समावेशी विकास और सतत विकास। देखिए ये दोनों अलग अलग हैं, ठीक है, दोनों अलग अलग हैं। समावेशी विकास क्या होता है? चौतरफा विकास। चौतरफा मतलब क्या होता है? आपका चबूतरा में विकास है, बाउंड्री वाल विकास है। चौतरफा विकास मतलब होता है, समावेशी मतलब
ये कहने का मतलब है कि समाज का सबसे गरीब तबका का व्यक्ति का लाभ पहुंचना चाहिए। सबसे गरीब तबके मतलब आप अनुमान लगाइए, ये कोई अगर ये समावेशी विकास का अगर कोई पॉलिसी बनाया जाता है तो समाज जो पॉलिसी मेकर होता है वह सोचता है कि समाज का सबसे गरीब तबके का व्यक्ति हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल कल को अगर आप लोग डीएम बन गए और आप पॉलिसी के एक अच्छे पोजीशन पर रहेंगे, आप पॉलिसी लोगों को दे सकते हैं। तो कभी भी पॉलिसी देने के समय या कोई पॉलिसी बनाने के समय इतना सोचिएगा कि अगर इस योजना को मैं बना रहा हूँ तो हमारे गांव का रामलाल को फायदा होगा है। रामलाल कोई हो सकता है, मेरे गांव के रामलाल को फायदा हो रहा है। रामलाल मतलब आपके गांव का सबसे गरीब व्यक्ति है। अगर उस गरीब व्यक्ति को लाभ हो रहा तब तो आपकी पॉलिसी सफल है। अगर आप रामलाल को फायदा नहीं पहुंचा पा रहे तो पॉलिसी बेकार है। समझ में आई नहीं बात है? चौतरफा विकास यही होता है, मतलब हंसिए पे खड़ा है, हंसिए पे खड़ा व्यक्ति ये विकास जो वहां तक जाना चाहिए नीचे तक। जबकि सतत विकास क्या होता है ये आप लोगों ने उसमें पढ़ा होगा, इसमें पढ़ा होगा। हाँ बताइए, और एनवायरमेंट टॉपिक खत्म हो गया। सतत विकास या संधारणीय विकास किसी को बोलते हैं। सतत विकास क्या होता है कौन बताते हैं? बता दीजिए। सतत विकास सतत विकास कहने का मतलब यह है आप प्राकृतिक संसाधनों का उतना ही उपभोग करें जितनी आपकी जरूरत है और आप अपने अगले पीढ़ी को दे के दें। जैसे मान लो आपने जितने पेड़ पौधे हैं सब आपने उनका दोहन कर दिया, घर में फर्नीचर बनवा लिए, ये सब बनवा लिए, क्या हो रोने लगा क्या? तो क्या है कि जैसे आपके घर में मान लो किसी समय आपके बाबा ने खूब पेड़ लगा के गए, आपने क्या किया उन पेड़ों को कटवा के घर में फर्नीचर बनवा दिया। ये आपने गलत किया, आप अपने बच्चे को नहीं दे गए, आपके बाबा आपको दे के गए थे। सतत विकास का मतलब ये है कि जो भी संसाधन हैं वो आपका दायित्व होता है कि अपने विकास के साथ साथ उन संसाधनों का उतना ही उपभोग करें जिससे आपकी अगली पीढ़ी उसका उपभोग कर पाए। बात समझे कि नहीं है? कोई डाउट? और इसमें एक चीज और, सतत विकास और विकास एक होता है अंध मतलब आंख बंद करके विकास, और लोग उसी के आगे मतलब ये कह सकते हैं कि इस समय लोग इतने विकास के पागल हुए हैं कि लोगों को विकास के नाम पे कुछ भी करते जा रहे हैं। घर में एक एसी का काम है, 4 एसी चला रहे हैं। जहाँ एक 4 व्हीलर से काम हो जाएगा वहाँ 3 4 दिल्ली में जानते हो क्या है, वहाँ जितने सदस्य हैं उतने लोगों के पास 4 व्हीलर है। इवन 8 नंबर चलाने के पीछे यही कारण था दिल्ली में, केजरीवाल। वहाँ घर में अगर 10 व्यक्ति हैं तो 8 के पास 4 व्हीलर है। भाई सब कोई कमा रहा है, सबके पास पैसा है। आप नहीं चाहोगे? मैं भी चाहूँगा 4 व्हीलर, आप भी चाहोगे। जिस दिन जेब में पैसा आता है ना उस दिन लगता है कि भाई अगर 25-30 लाख मिल गए कहीं से, मान लो उसमें कौन लगाता सट्टा? कोई लगाता है नहीं चलता। किंग 11 पे कौन सट्टा लगा? ड्रीम 11 सट्टा लगा रहे हो, सट्टा लगा रहे हो। मान लो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको वहाँ से मिल गया आपको 1 करोड़ रुपये, अब तो दिमाग आपका एकदम 7वें आसमान पर होगा। क्या चीज फाड़ देंगे, अब तो इधर उधर कर देंगे सब दुनिया। चल के पहले लेते हैं फार्चूनर, कितने का? 40 लाख। उसके बाद बचा 60 लाख। 60 लाख में क्या करेंगे? फिर जाके प्रॉपर्टी लेंगे 30-40 लाख। उसके बाद क्या करेंगे? दोस्तों के साथ इधर उधर नहीं होगा तो वहाँ बैंकॉक चले जाएंगे टूर में। उसके बाद पैसा खत्म, फिर उसी प्रॉपर्टी को बेचना चाहिए। तो सतत विकास का मतलब देखो, विकास ठीक है लेकिन अंध विकास नहीं ठीक है कि आप प्रकृति को समझौता करके विकास कर रहे हैं, प्रकृति का दोहन करके विकास कर रहे हैं, वो ठीक नहीं। ठीक है, सरकार इसीलिए ग्रीन जो अभी हमने पढ़ाया था ग्रीन हाईवे पढ़ा, ग्रीन हाईवे पे इसीलिए फोकस कर रहा है सरकार। उसके पीछे क्या कारण था कि जैसे जो जंगल है ना, जंगलों के किनारे किनारे से वो सड़कें जाएंगे, ठीक है, या जंगलों के बीच से उन लोगों का ज्यादा कटेगा जंगल। तो ये विकास होता है समावेशी विकास और सतत विकास, दोनों में समझ में आया कि नहीं? समावेशी विकास मतलब ये होता है चौतरफा विकास,
समाज के उस गरीब तबके तक पहुंचना चाहिए जो आपके यहाँ का रामलाल, उसको भी। और एक बात और बता दें, वृद्धा पेंशन, और देखो प्रधानमंत्री ने बहुत सारी योजनाएं बहुत अच्छा लाया है सच में, जैसे कि हेल्थ वाला, मैं उसका बहुत सपोर्ट करता हूँ। हेल्थ पता है, स्वास्थ्य वाला जो लाए हैं कार्ड वाला, आयुष्मान वाला, आयुष्मान शासन, ये योजना बहुत अच्छी है, ठीक है। आयुष्मान कार्ड होगा, फिर LPG जो दिए वो भी बहुत अच्छा था, ठीक। फिर उसके बाद जो है किसानों को जो 2000 रुपये अकाउंट में आ रहा है वो सबको आ रहा है, और उसके बाद खाद्य जो पैसा दे रहे हैं 5 किलो अनाज, ये सब सारी चीज़ें ठीक है। देखो अगर ये ना मिलता है तो समाज में और तेजी के साथ अराजकता बढ़ता है। अराजकता क्यों बढ़ता है? जब समाज अनबैलेंस करता है। अनबैलेंस, किसी व्यक्ति के पास ज़्यादा पैसा है, किसी के पास कम पैसा है, और वह सोचेगा कि बस करो कैसे इनका पैसा काटेगा, तो ये होता है। चलो लिखो, बहुत देर से कथा सुन देखो कहाँ तक लिखिए, कुछ तो लिखा दिए। हाँ सर, कहाँ आपने लिखाया था एक बार फिर से सुनो। आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास दोनों ही अवधारणाएं एक दूसरे से भिन्न हैं, इतना लिखे थे ना, परंतु यह दोनों एक दूसरे से घनिष्ठ तौर पर संबंधित हैं। आप नहीं लिखे थे, देखो आर्थिक समृद्धि मात्रात्मक है और ये आर्थिक विकास गुणात्मक। हाँ, यहाँ पर आप पैराग्राफ चेंज करके लिखो। एक वित्तीय वर्ष में किसी देश की सीमा के अंदर, एक वित्तीय वर्ष में किसी देश की सीमा के अंदर अंतिम उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं, अंतिम उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतिम उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं, हाँ GDP का अभी पढ़ाएंगे, GDP है ये सब बताएंगे, ये थोड़ा सा उसमें ट्रेलर है। उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य के कुल योग को देश का सकल घरेलू उत्पाद GDP कहते हैं। GDP कहते हैं। जब एक निश्चित समय के दौरान देश की GDP में बढ़ोतरी होती है, ज्यादा देर तो नहीं बोलना, जब एक निश्चित समय के दौरान देश की GDP में बढ़ोतरी होती है तो इसे आर्थिक समृद्धि, बढ़ोतरी होती है तो इसे आर्थिक समृद्धि कहते हैं। आर्थिक समृद्धि कहते हैं। आर्थिक समृद्धि, ठीक, आगे लिखिए आर्थिक समृद्धि। अन्य शब्दों में उत्पादन में बढ़ोतरी को आर्थिक समृद्धि कहा जाता है। आर्थिक समृद्धि कहा जाता है। आर्थिक समृद्धि कहा जाता है क्योंकि उत्पादन में बढ़ोतरी एक गुणात्मक मतलब क्वांटिटेटिव, गुणात्मक
क्वांटिटेटिव परिवर्तन है, गुणात्मक परिवर्तन है। आर्थिक समृद्धि को परिवर्तन है, गुणात्मक परिवर्तन है। आर्थिक समृद्धि को एक आर्थिक समृद्धि के साथ साथ यदि संसाधनों का उचित वितरण भी सुनिश्चित हो एवं समृद्धि का लाभ समाज के सदस्यों तक पहुंचे, जिससे उनके जीवन स्तर पर सुधार सुनिश्चित हो, तब इसे आर्थिक विकास कहा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यदि जीडीपी में बढ़ोतरी से रोजगार के अवसर उत्पन्न हो, बेरोजगारी भुखमरी आदि समस्याएं दूर हों, तब इसे आर्थिक विकास कहेंगे। आर्थिक विकास की प्रक्रिया में समाज के सदस्य खदान, आवास, वस्त्र प्रक्रिया में समाज के सदस्य खदान, आवास, वस्त्र मतलब तो और कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा, करते हुए शिक्षा, चिकित्सा इत्यादि जैसे आधारभूत अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ हो जाते हैं। क्योंकि जीवन स्तर में यह सुधार एक गुणात्मक क्वालिटेटिव
यानी क्वालिटेटिव। गुणात्मक परिवर्तन है। आर्थिक विकास को एक गुणात्मक अवधारणा कहते हैं। आर्थिक विकास को एक गुणात्मक अवधारणा कहते हैं। तो ये आपका हो ठीक। समावेशी विकास और सतत धारणी विकास ये लिखवाएंगे नहीं, आपको पता है, ठीक है। एक कोड है, लिख लीजिएगा बस, एक कोड लिख लीजिएगा, ये एग्जाम में अपने यूज करना ये कोड, ठीक है। और किसके लिए है? सबका विकास एवं चौतरफा विकास के लिए कोड है, लिख लो। सबका विकास एवं चौतरफा विकास के लिए कोड है, क्या है देखो। जॉन राल्स के अनुसार, जॉन के अनुसार, जॉन राल्स के अनुसार इन्वर्टेड कॉमा, एक जंजीर उतनी ही एक जंजीर उतनी ही सशक्त हो सकती है जितनी की, एक जंजीर उतनी ही सशक्त हो सकती है जितनी की उसकी सबसे कमजोर कड़ी, उसकी सबसे कमजोर कड़ी। इसका इस स्टेटमेंट का अर्थ क्या है, कौन समझा सकता है? इस स्टेटमेंट का अर्थ कौन समझा सकता है? एक जंजीर उतनी ही सशक्त हो सकती है जितनी की उसकी सबसे कमजोर कड़ी। इस स्टेटमेंट का अर्थ कौन बताए, बताओ। बताओ। हाँ, रामलाल को अगर फायदा पहुंच रहा है तब तो ठीक है, अदरवाइज जंजीर कोई मतलब नहीं। ये स्टेटमेंट यूज करना जब, अच्छा ये ध्यान देना, ये स्टेटमेंट आप चाहे जहाँ समावेशी विकास लिख रहे हैं वहाँ भी किसी भी टॉपिक में स्टेटमेंट को कोड करना, ये सब नंबर बढ़ाने का तरीका होता है। चलो अब देखो अर्थव्यवस्था के प्रकार। अर्थव्यवस्था के प्रकार, तो जैसा कि आप लोगों को पता है अर्थव्यवस्था के प्रकार कौन कौन से थे? पूंजीवादी, साम्यवादी और मिश्रित, ठीक है। तो सारे के बारे में लिखवा दें कि लिख लो? समझा दिया। बताओ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है? हाँ वो तो हम समझाएं, समझाने का और लिखने का दोनों का तरीका अलग होता है। समझाने का मतलब होता है कॉन्सेप्ट समझना है, अब वो उसको आपको लिखना है, शब्दों में एक्सप्लेन करना। एक बात याद है, यूपीएससी में जो भी यूपीएससी या यूपीपीसीएस में जो भी शब्दों के साथ खेल पाया तो समझो सिकंदर है। सिकंदर मूवी कितने लोगों ने देखी है? कितने लोगों ने देखी सिकंदर? सिकंदर मूवी देखी? नहीं देखी? देखे तो नहीं, यहाँ कहीं बढ़िया कोई है ही नहीं। हाँ बनेली तो ना, हम याद नहीं, हमारे पास भी और काम। एक इस समय एक जो है इस समय ट्रेंड में चल रहा है गुडीलो, पता नहीं क्या चल रहा है, गिबली। आप लोगों को थोड़ा सा बता दो उसके बारे में, जहाँ अवेयरनेस वाली चीज़ है। कितने लोगों ने पहले बताओ, जो बना चुके हैं उनको तो मैं उनके लिए कोई फायदा नहीं है कुछ। कितने लोगों ने उस पर पोस्ट कर दिया गिबली वाला फोटो बना के? कितने हाथ उठाओ। नहीं थी तब तो आप लोगों के लाभ बढ़िया है। इंस्टा में भी नहीं चला। देखो
गिबली आर्ट जो है देख लो, समझ में आएगा। ये यूपीएससी में क्वेश्चन पे और पीसीएस में बनने वाला तय है। गिबली आर्ट को निश्चित रूप से गारंटी है, मैं लिख के दे रहा हूँ कि ये आर्ट कहाँ का है। ये आर्ट कहाँ का? जापान का। और इस आर्ट को बनाने में बहुत कॉपीराइट का केस होने वाला है, पता है कि नहीं? हाँ, गिबली वो कॉपीराइट का केस करने वाला। अभी कुछ सोचो, एक 20 मिनट का वीडियो बनाने के लिए 1200 पूरा एपिक वो बनाना पड़ता, आर्ट बनाना पड़ता। 20 मिनट का, सॉरी 6200 आर्ट बनाना पड़ता है, तब 20 मिनट का वीडियो बनता है। और एआई उसके 1 सेकंड के अंदर उसका काम कर रहा है। कितना नुकसान होगा उसका, तो केस करने वाला। और सबसे मेन बात जो मैं बताने वाला, जो लोग अपना प्राइवेसी वाला फोटो अपलोड कर रहे हैं, किया आपने किया, शर्म यार ने किया है? जो भी प्राइवेसी वाला फोटो अपलोड कर रहे हैं वो आने वाले समय में समस्याओं से घिरेंगे। ये मेरा दावा है, वह जान। तो इस वजह से किसी ने पोस्ट किया, बढ़िया, ठीक। तो चलो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में 2 लाइन लिखो। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को मुक्त बाजार व्यवस्था भी कहते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। ऐसी अर्थव्यवस्थाओं में सरकार का हस्तक्षेप, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। ऐसी अर्थव्यवस्थाओं में सरकार का हस्तक्षेप एवं नियंत्रण न्यूनतम होता है। हस्तक्षेप एवं नियंत्रण न्यूनतम होता है। आप लोग भी सोच रहे हो फिर से लिखाना शुरू कर दो। लिखाने से आप ही लोगों को जीवन में काम आएगा। यूपी स्पेशल लिखवा दिए, लेकिन नोट्स नहीं रिवीजन किए किसी लोग ने। बताओ, नोट्स रिवीजन की? कितने औद्योगिक क्षेत्र थे? औद्योगिक गलियारा बताओ उत्तर प्रदेश का। डिफेंस कॉरिडोर बताओ, एक बता दी, बताओ डिफेंस कॉरिडोर कहाँ से गया है? बढ़ाए थे 2 ही जगह डिफेंस कॉरिडोर है। कहाँ? सब हवाई हो गए एकदम नील लपटे सन्नाटा। उसके बाद कहते थे अरे सर मत लिखवाइए। बहुत सोचो, 1 महीने बाद, मतलब 1 महीने ही हुआ होगा, मान 2 महीने बाद तो चीज़ें याद नहीं, पता नहीं कब मेंस दोगे, कैसी चीज़ें याद रहेगी। लिखना एक बार जान दो, जीवन में लिखना ही काम आएगा। ये ऐसा लिखना एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो अभी लगता है कि समस्या का कारण है, लेकिन आने वाले समय में जब आप पेपर में बैठोगे और जब लिखोगे तब समझ में आएगा कि ये ट्रीटमेंट, ये थेरेपी मेरे लिए बहुत अच्छा था। ठीक है, नियंत्रण न्यूनतम होता है। ठीक, उत्पादन की प्रक्रिया से सरकार अपने वो बेचारा बोर हो रहा है। आप लाई है कि आप लाई? सर ये मेरा भतीजा है। अच्छा, ये भतीजा आप बताएं। मुझे याद आ गया, मुझे अपनी मेरी बुआ और मैं दोनों लोग एक ही स्कूल में पढ़ते थे। हमारी बुआ का मेरे से ज़्यादा उम्र डिफरेंस नहीं था, 5-7 साल बड़ी थी मेरी बुआ। हमारी बुआ जो है 10th में थी और मैं उस टाइम 5th में था, 4th या 5th में। बुआ मेरी क्लास में ले जाती थी, बैठा थी। हाँ, और मैं छोटे पे थोड़ा सा ठीक ठाक लगता था देखने में, बाल मेरे पूरे ब्राउन थे, तो लेके जाती थी। कभी कभी क्या बताया जाने तो ऐसा बहुत परेशान करते थे हमको क्लास में।
जैसे आज उनकी बुआ लेके आई कल लेके नहीं आएंगे इसे, बहुत कुछ आगे बढ़ेगा। फिर परेशान है उसको खूब हो जाएगा। चलो ठीक है, देखो आगे। उत्पादन की प्रक्रिया से सरकार अपने उत्पादन की प्रक्रिया से सरकार अपने आप को दूर रखती है। उत्पादन की प्रक्रिया से सरकार अपने आप को दूर रखती है। क्यों? उत्पादन की शक्तियों पर स्वामित्व निजी उत्पादन की शक्तियों पर स्वामित्व निजी निवेशकों का होता है। उत्पादन की शक्तियों पर निजी निवेशकों का होता है। जैसे फॉर एग्जांपल समझिए, मैंने कल बताया था ना कि पूरा का पूरा ये सिस्टम मैटर का डिपेंड है प्राइवेट, जो प्रोडक्ट बनाएगा बाजार ही डिसाइड करेगा किस चीज का, कौन से जीन्स का कितना प्राइस होगा। मार्केट में जीन्स बहुत महंगे हैं। कभी आप लोगों ने उसका लिया ब्रेजर का लेने का? वैसे लड़कियों का नहीं आता, मुझे जहाँ तक पता है लड़कों का आता है ब्रेजर का, लड़कियों का मुफ्ती का आता है। मुफ्ती का आप लोगों ने कभी खरीदा? महंगा आता है, बहुत महंगा आता है मुफ्ती का। उसके बाद और भी बहुत सारा। तो इसका डिसाइड कौन करता है? वो कंपनी वाला डिसाइड करता है कि हम कितना रेट लगाएंगे, ठीक है। और ये डिपेंड कैसे करता है? रेट जितना ज़्यादा डिमांड होगा रेट उतना ही इंक्रीज करेगा, और डिमांड जितना ही कम होगा रेट उतना डिक्रीज करेगा। बात समझ में आया नहीं? ठीक है। शक्तियों पर स्वामित्व का निवेशकों का होता है। स्वामित्व निजी निवेशकों का होता है। स्वामित्व निजी निवेशकों का होता है। निवेशकों का होता है। ऐसे निवेशक पूंजीवादी कहलाते हैं। ऐसे निवेशक पूंजीवादी कहलाते हैं। बस हो गया। दो लाइन इसका लिख लो। साम्यवादी, समाजवादी या साम्यवादी लिख लो। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था, एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से भिन्न समाजवादी अर्थव्यवस्था में, एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से भिन्न समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन की शक्तियों पर स्वामित्व सरकार अर्थात शक्तियों का स्वामित्व एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से भिन्न समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन की शक्तियों का स्वामित्व सरकार अर्थात राज्य का होता है। सरकार अर्थात राज्य का होता है। ऐसी अर्थव्यवस्थाओं में सरकार एक निवेशक, ऐसी अर्थव्यवस्थाओं में सरकार एक निवेशक की भूमिका, ऐसी अर्थव्यवस्थाओं में सरकार एक निवेशक की भूमिका में रहता है। निवेशक की भूमिका में रहता है एवं उत्पादन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान करती है। ऐसी अर्थव्यवस्था में सरकार वस्तुओं एवं सेवाओं की मूल्यों पर नियंत्रण, सरकार वस्तुओं एवं सेवाओं की मूल्यों पर नियंत्रण रखती है। सरकार प्रयास करती है कि संसाधनों का वितरण न्यायोचित हो। प्रयास करती है
कि संसाधनों का वितरण न्याय चित या समान वितरण। ठीक, सरकार प्रयास करती है कि संसाधनों का वितरण समान हो। अगला है मिश्रित अर्थव्यवस्था। देखो, मिश्रित अर्थव्यवस्था आप लोगों को पता है, इसमें क्या है, प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों मिलकर साथ काम करते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट सेक्टर क्या करता है, बिजनेस करने के लिए एक माहौल बनाता है और प्राइवेट सेक्टर उसके बिजनेस करता है। इसका एग्जाम्पल कौन है, भारत। और पूंजीवादी का कौन एग्जाम्पल, अमेरिका। और समाजवादी का रसिया, चाइना। ठीक, और मिश्रित का ये इंडोनेशिया में मिश्रित का ये। ठीक, तो ये आपका खत्म। अमेरिका और उसके बाद जो है यूरोप, कनाडा जो तो आपका ये टॉपिक अर्थव्यवस्था का भूमिका कंप्लीट हुआ। अब है कल हम लोग पढ़ेंगे जीडीपी, जीएनपी। समझ लेते हैं कि आप नहीं, तो कल हम लोग को यही समझाना पड़ेगा। समाजवादी में रसिया और चीन हो गए। हाँ, नॉर्थ कोरिया, सही। एथिक्स कैसा करा टाइम? सर 22 अभी कितना हो? 22 मैं अभी बोलूँगा 1 घंटा 22। एक टॉपिक समझते हैं। अरे 22 चलिए, जीडीपी क्या हुआ, कहाँ जा रहा है? जीडीपी। पहले बात तो ये बताओ, जीडीपी जो है इसका फुल फॉर्म क्या है? ग्रास क्या हो जा रहा है? 5-7 मिनट और क्लास चलेगा कम से कम। जीडीपी बताओ, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी क्या होता है, कौन बताएगा? जीडीपी क्या होता है, बताइए। सेवाओं देखो, उत्पादन एवं सेवाओं मूल्य, और वो भी अंतिम उत्पादन। अच्छा, अंतिम उत्पादन से थोड़ा सा बताओ, एक एग्जांपल से मैं क्लियर करता हूँ अंतिम उत्पादन कौन होता है। ठीक, दे रहा हूँ, कपड़े वाला क्यों देंगे, हम दूसरा देंगे। चलो, गेहूँ। ठीक, अब गेहूँ हो गया। ठीक, पहला तो यही हो गया इसका, फिर आटा, फिर ब्रेड। अब बताओ जीडीपी में किसके प्राइस को कंसीडर करें? अब एक बात समझिएगा एक मिनट, मैं और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँ। आटा मान लो हमने खरीदा 10 रुपए किलो, सॉरी गेहूँ 10 रुपए किलो किसान से। आटा मान लो खरीदे 12 रुपए और ब्रेड खरीदे 20 रुपए। ठीक, यहीं से एक कॉन्सेप्ट और ऐड होगा। बताओ जीडीपी में किसके प्राइस को कंसीडर करें? ब्रेड। क्यों?
कब से ये व्यवस्था शुरू हुई? इसके पहले इस पर बड़ा डिबेट होता था। पहले जो क्या है, इस सारे पे टैक्स लगता था, यहाँ यहाँ नहीं। तो लोग कहते थे दोहरा कराधान। दोहरा कराधान मतलब डबल टैक्स। डबल टैक्स मतलब हमने गेहूं पे टैक्स दिया, फिर आप आटे पे भी टैक्स ले रहे हो, फिर आप जो है ब्रेड पे भी टैक्स ले रहे हो। सरकार ने कहा कि जीएसटी आने के बाद क्या हुआ, अब जो है सिर्फ आपका इस 20 रुपए पे टैक्स लगेगा। किस पे? 20 रुपए। लेकिन सरकार भी इतनी बेवकूफ़ नहीं है, बताएं क्या? इसका एक टेक्निकल चीज छिपा हुआ। इन दोनों में कितना इंक्रीज हुआ है? पहले तो 10 रुपया हो गया, 10 को ऐड किया। इन दोनों में कितना ऐड हुआ? बढ़ा 2 रुपये है। और यहाँ कितना बढ़ा? जोड़ो कितना हुआ है? 20 रुपये। तो क्या सरकार इतना बेवकूफ है? सरकार जितना आप सोचते हो उससे ज़्यादा सोच के बैठा रहता है। मिला मिला के कान चाहे ऐसे पकड़ो चाहे ऐसे पकड़ो, बात एक है। मिला मिला के सरकार उस पर अंतिम उत्पाद पे ले रहा है, तो सारी चीज़ों को उसमें इंक्लूड हो। अब आप सोचो, यहाँ से कितना? 2 रुपये बढ़ा, मान लो 2 रुपये बढ़ा, ठीक। वहाँ से कितना? 8 रुपये बढ़ा। टोटल उसने 20 रुपये पे टैक्स लिया। जीडीपी, ये कल उसका और एक्सप्लेन करेंगे जीडीपी का। कहने का मतलब ये है कि जो एक वित्तीय वर्ष, अच्छा एक बात ध्यान देना, एक वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है? फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक होता है? कौन बताएगा? चलिए आप बताइए। 1 अप्रैल से 13 मार्च। अच्छा, 13 मार्च। 1 अप्रैल से 31, 13 मार्च बोल ही दिया। 1 अप्रैल से 31 मार्च। इस एक साल के अंदर जितना भी उत्पादन, चाहे वह देश का हो, किसी देसी फर्म के द्वारा, चाहे किसी विदेशी फर्म के द्वारा, किसी विदेशी फर्म के द्वारा आपके सीमा के अंदर अगर हो रहा तो वह जीडीपी में कंसीडर है। बात समझे? एलन मस्क भारत में आके स्पेस एक्स की कंपनी लगा दे तो उनके भी जीडीपी में कंसीडर किया। बात समझे? एप्पल का फर्म आके कहीं पीलीभीत कहीं गवर्नमेंट स्कूल में लग जाए, ये ड्राइविंग वाले जो है टैक्स वसूल लेंगे, तो कौन लगे? वसूलेगा। जैसे मान लो गेहूं से आटा है, आटा अगर खरीदते तो उसपे टैक्स लगता है। नहीं, आटा तो घाटा नहीं, वो लास्ट में लगेगा टैक्स। आटा तो सरकार उसमें पैसा देती है, चीज की अंतिम उस पे टैक्स लगेगा। जैसे बात समझिए, कहने का मतलब ये है फॉर्मेशन क्या हो रहा है। कपड़ा है ना, तो कपड़े का जैसे आपने मान लो गेहूं करता, अब गेहूं आपने सीधे किसान के पास गया, तो किसान से अगर किसान बोला 20 रुपये, तो क्या आपको उसको कोई टैक्स दिए? नहीं दे। लेकिन अब जब ब्रेड ले रहा है उस पर क्या लिखा रहता है? 2 रुपये टैक्स। वो टैक्स हो रहा है नहीं। जैसे आटा पैक हो गया आता है फैक्ट्री में, जो हर कंपनी से आएगा उसकी बात अलग है। लेकिन आप दुकान से मान लो, ये एग्जाम्पल ये है कि जैसे आपने मान लो गेहूं लाया, खरीदा, आटा पिसवाया, उसका बात है। जो कंपनी से मैन्युफैक्चर हो गया है उस पर तो लगेगा। कंपनी से अगर मैन्युफैक्चर हो रहा है, चाहे कोई भी चीज़ हो, तो उस पर टैक्स लगेगा। क्योंकि कंपनी अपना खर्चा कैसे निकालेगा भाई? उसका बोरे पे खर्च हो रहा है, बहुत सारी चीज़ों पे खर्च हो रहा है, तो वो तो मतलब जीडीपी में अगर एलन मस्क, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? आप तो थोड़ा बोलते रहो, मुझे भी एनर्जी मिले है। कंफ्यूजन में मत रहा, कोई कंफ्यूजन हो तो बोल दिया जाए। एलन मस्क आके यहाँ पे स्पेस एक्स का जो है अपना, आप तो बैग लेके एकदम टाइट होकर लगता है कि बस निकलने ही वाले। ये तो वही हाल होगा कि जैसे हम लोग छोटे स्कूल, एक बार मैंने बताया था शायद यूपी सिक्सर वाली क्लास में, आपने घटना बताया था नहीं? हैं? किसी को याद है? नहीं याद? चलो ठीक है। तो क्या है कि जैसे अगर मान लो एलन मस्क आपके भारतीय सीमा के अंदर स्पेस एक्स प्लांट लगाते हैं कंपनी, और उससे जो भी रेवेन्यू आता है, जो टैक्स आता है, वो आपकी जीडीपी में कंसीडर होगा। लेकिन अगर वही एलन मस्क बाहर जाते हैं तो जीडीपी में कंसीडर। लेकिन यहाँ एक बात और है, अगर मान लो कोई व्यक्ति भारतीय
और जाके अमेरिका में जॉब कर रहा है, तो क्या उसका जीडीपी में कंसीडर होगा? बताइए, जीडीपी में होगा कि जीएनपी में होगा? ये कंफ्यूजन है, ये टेक्निकल चीज है, उसको जीडीपी में नहीं जीएनपी में करें, और जीएनपी का कॉन्सेप्ट दूसरा है, जीडीपी का कॉन्सेप्ट दूसरा है। बात समझे? चलो ठीक है, कल